पश्चिम बंगाल के दूसरे फेज की 142 सीटों पर वोटिंग के दिन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़ी खबर यही है कि 9 बजे तक 18% से ज्यादा लोगों ने वोटिंग कर दी है, 18:30 के आसपास। इस बीच दो तस्वीरों के साथ आज बुलेटिन की शुरुआत करें। हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शशि शेखर जी वरिष्ठ संपादक हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। संजय कुमार जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं एक सेफोलॉजिस्ट के तौर पर। आशुतोष जी वरिष्ठ पत्रकार और एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संगीत रागी जी वरिष्ठ एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन दो तस्वीरों के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ 142 सीटों पर वोटिंग में काफी जोश दिख रहा है, तो आरोप प्रत्यारोप आज सुबह से ही शुरू हो गया है। सोचिए, ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि जो सुरक्षा रूपा गांगुली, मुझे लगता है आपको वहां पर वोट करती हुई दिखाई दे रही है। सोनारपुर में उनके रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माफ कीजिएगा, गृह मंत्री अमित शाह ने उनका रोड शो किया था। ममता बनर्जी भवानीपुर में आपको दिख रही हैं। और दूसरी तस्वीर है काशी विश्वनाथ की, जहां पर काशी विश्वनाथ धाम में बाबा विश्वनाथ की पूजा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और ढोल डमरू और त्रिशूल उन्हें भेंट भी की गई और मंत्रोच्चार के बीच पूरे विधि विधान से उन्होंने पूजा की है। जिसके बाद वो हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन भी करने वाले हैं। मेरठ से लेकर सीधे प्रयागराज को जोड़ने वाला, जिसमें बताया जा रहा है कि 6 घंटे में ये दूरी आप तय कर लेंगे, उस एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं हरदोई में। तो उत्तर प्रदेश का शंखनाद इसे समझ लीजिए। और इधर मिथुन चक्रवर्ती आपको दिख रहे हैं तस्वीरों में फिलहाल, जो अपना वोट डालने के लिए पहुंचे। महुआ मोइत्रा ने अपना वोट डाला है, ममता बनर्जी ने, रूपा गांगुली आपको दिख रही हैं, उन्होंने अपना वोट डाला है। सोनारपुर में उनका रोड शो हुआ था। तमाम ऐसे नेता जो इस वक्त हेवी वेव जिन्हें कहा जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की एक और है, जिसे बंगाल में सुबह 9 बजे तक 18.5% वोटिंग हुई है। संगीत रागी जी, आप इसको कैसे देख रहे हैं? वोटर्स का जोश प्रो या एंटी? और सबसे बड़ी लड़ाई तो भवानीपुर की है। देखिए, मेरा अपना मानना है कि भवानीपुर सीट ममता बनर्जी हार रही हैं और 2024 के लोकसभा इलेक्शन को मैं पैमाना मान के चलता हूं, जहां पर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटों का अंतर मात्र 8% रह गया था और SIR के अंदर जो वहां पर वोट कटे हैं वो उससे कम से कम 2.5 गुना ज्यादा कटे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी चुनाव हार रही है। दूसरी बात, संजय जी ने कहा कि पोलराइजेशन वहां होता है जहां पर माइनॉरिटी होते हैं। 80 जहां पर 65% से 70% मुस्लिम है, वहां भी पोलराइज होकर के मुस्लिम वोट करता है, और जहां 22% है वहां भी पोलराइज हो रहा है। तो ये थेसिस मुझे आज तक कभी जमी नहीं है। ये बात एक्सेप्ट किया जा सकता है कि मुस्लिम वहां चूंकि माइनॉरिटी में वहां पर अपने आप को महसूस करता है, उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो पार्टी हरा सकती है हम उसके साथ जाएंगे। इसीलिए आप ग्राफिक्स देखेंगे, यदि आप पिछली बार 77 सीटें यदि भारतीय जनता पार्टी जीती थी, तो उसमें 44 सीटें लेफ्ट और 33 सीटें 44 सीटें कांग्रेस की और 33 सीटें जो है 32 सीटें कांग्रेस पार्टी की। मैं लौट रही हूँ आपके पास। आइए आपको सबसे पहले सुना देते हैं। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी दोनों आज क्या दावे कर रहे हैं? দেখো, কোর্টের একটা অর্ডার আছে, ওই যে কোর্টের অর্ডার মানব না। আমরা কন্টেম্পট অফ কোর্টের নোটিশ দিয়েছি, তা সত্ত্বেও কতগুলো অবজারভার এসেছে বাইরে থেকে, বিজেপি যা বলছে তাই করছে। তুমি চক্রবেড়িয়ে গিয়ে দেখেছো, আমাদের সব পোস্টার খুলে দিয়েছে সব। এইভাবে ভোট হয়, ভোট তো মানুষ দেবে, পুলিশ দেবে না, সিকিউরিটিও দেবে না। আর কয়েকজনকে নতুন নিয়ে এসছে, তারা যা ইচ্ছে করে যাচ্ছে, টেরোরিজম করছে এলাকায়, এরপরে তো চলে। जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आसनसोल से ही लगा हुआ वर्धमान का पूरा जिला, जहां पर थोड़ा सा एक तरह से आप समझ लीजिए रूरल वोटर्स वहां पर बहुत ज्यादा हैं वर्धमान में। अब शुभेंदु अधिकारी ने क्या दावा किया है, सुन लीजिए। दादा, क्या भवानीपुर क्या स्थिति है दादा? देखिए, स्लो वोटिंग है रहा है, जल्दी होना चाहिए, सब लोग खड़ा हुआ है, भीड़ है यहाँ पर। क्या आपको लग रहा है भवानीपुर में क्या होगा दादा? वोटिंग जल्दी होना चाहिए, इतना टाइम तक जनता অভিযোগ যা করার করেছে প্রিজাইডিং। दादा, इस बार बंगाल में दीदी है दादा, जनता तैयार कर लेगा। ठीक, क्या तैयारी जनता करेगा? जनता क्या ठीक करेगा दादा? जो करना है जनता कर रहा है। 2021 और अपने क्या फर्क है दादा? 2021 और अपने क्या फर्क है? बारिश हो रही है फिर भी लोग खड़े हैं। देख लीजिए इस बार भाजपा पहली फेज में दादा पहली फेज में 93% हुआ, इस बार क्या क्या उम्मीद है इस बार? पिछली बार 93% हुआ। अरे भाई
वोटिंग करने दीजिए ना, इतना इस बार भवानीपुर में परिवर्तन हो जाएगा दादा। पूरा भाजपा सब हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है, पूजा अर्चना किए जा सब हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है, मंदिर एकदम तांता लग गया, हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है। तो हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है, तांता लग गया है, ये दम भर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, भवानीपुर भी जीतने का वो दावा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच आइए आपको बताते हैं, अभिषेक बैनर्जी जो कि महासचिव हैं और भतीजे हैं ममता बनर्जी के, उन्होंने कहा है कि ऐसी तैनाती कर दी है, ऐसी तैनाती कर दी है कि अब सिर्फ राफेल और युद्धपोत की तैनाती बाकी। जो काम पाकिस्तान के खिलाफ होना चाहिए था वो बंगाल के खिलाफ हो रहा है। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने चुनावी धांधली का आरोप लगाया। अभिषेक बैनर्जी ने आरोप लगाया कि पर्यवेक्षक वोटरों को धमका रहे हैं, बाहरी लोगों को चुनाव क्षेत्र में लाया गया है। तो ममता बनर्जी हो, अभिषेक बैनर्जी हो, दोनों इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। शशि शेखर जी, जल्दी से आपका कमेंट इस पर, और जो नंबर्स हमने दिखाया था ध्रुवीकरण पर, देखिए बीजेपी अगर शुभेंदु अधिकारी सीधे कह रहे हैं कि हिंदू हमें वोट कर रहे हैं तो साफ दिख रहा है कि क्या इशारा कर रहे हैं। देखिए, ध्रुवीकरण पे जो आपने पैकेज दिखाया था और संजय जी और रागी जी ने जो बातें कही, ये दोनों अपनी अपनी तरह के अलग अलग एक्सपर्ट हैं, लेकिन मैं कुछ बहुत स्पष्ट एक गणित और एक रसायन शास्त्र की बात करना चाहता हूँ। हालांकि दोनों मैंने नहीं पढ़े हैं। गणित जो है, अगर उसको देखिए तो यदि मान लीजिए वहां पर 30% मुसलमान है मान लीजिए और 70% हिंदू है, तो ममता बनर्जी 30% से शुरू करती है। मैं प्रचलित व्याख्या की बात कर रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी को जीतने के लिए 70% के 80% वोट चाहिए होंगे। क्या आपको मुमकिन लगता है? ये गणित की बात है। लेकिन अब रसायन शास्त्र की एक बात है, जब बहुत ज्यादा चुनाव हाइप पर होते हैं तो जो स्थापित नेता है वो चोटिल हो जाते हैं। नवीन पटनायक का उदाहरण है, और तो और एनडी तिवारी जब प्रधानमंत्री बनाए जा रहे थे तो अपने ही गृहनगर से बेचारे चुनाव हार गए थे। खंडूरी, दुनिया भर में फोटो लगती थी उनकी कि वो सड़क बनाने के मास्टर हैं और उन्होंने देश को जोड़ दिया अटल जी के नेतृत्व में, और वो चुनाव हार गए थे। तो ये रसायन शास्त्र की बात है। अब यहाँ गणित जीतता है या रसायन जीतता है, इसके लिए 4 का इंतजार करना पड़ेगा। मैं भविष्यवाणी नहीं करूंगा। तो आइए हम आपको सुनाते हैं अभिषेक बैनर्जी ने क्या कहा, लेकिन उससे पहले लाइव इस वक्त शुभेंदु अधिकारी कुछ कह रहे हैं। चलो चलो भाई, मेरा कैमरा जाने दो। कैसे बड़ा आरोप इस वक्त लगाया गया है शुभेंदु अधिकारी, जहां इनका ये मानना है कि ममता बनर्जी जो है वो गुंडों को लेके घूम रही है। वही शुभेंदु अधिकारी इस बीच अभिषेक बैनर्जी ने जो आरोप लगाया वो सुनिए। कह रहे हैं कि भाई आईएनएस के जो वॉरशिप है और जो रफेल है वो डिप्लॉय करना बाकी है। आप वो भी कर दो। जो चीज आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ करना चाहिए वो आप बंगाल के लोगों के खिलाफ कर रहे हो और हमें बांग्लादेशी बुलाते हो। तो जो भय और भरोसा की बात करता है, भय और आतंक के परिवेश कौन बना रहे बंगाल में, वो लोग देख रहे हैं और इसका जवाब लोग देंगे। अनुपम मिश्र हमारे सहयोगी, मुझे बताया जा रहा है कहां से जुड़ रहे हैं, अगर आप बता दें हमारे साथ। अनुपम मिश्र जुड़े हुए हैं। अनुपम, अगर बड़ी तस्वीर को पूरे बंगाल की देखें, बालीगंज से, और बालीगंज से बीजेपी को इस बार बहुत उम्मीदें हैं। वहां की जो बीजेपी कैंडिडेट थी वो हमारे झालमुड़ी वाले शो में भी आई थी, जहां पर टीएमसी ने भी उनको जमकर, बड़ी उम्मीदें हैं क्योंकि 11 की 11 सीटें कोलकाता की अगर आप देखिए ममता बनर्जी ले जाती हैं, और वहां पर जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए डबल चैलेंज है वहां पर किसी सीट को निकालना। जी बिल्कुल अंजना, सबसे पहले मैं बता दूं मैं इस वक्त भवानीपुर इलाके में हूं। थोड़ी देर पहले तक बालीगंज इलाके में था और यहां पर ममता बनर्जी इस वक्त इस बिल्डिंग के भीतर कैंपिंग कर रही हैं और ये वार्ड नंबर 70 है भवानीपुर का। अब थोड़ा एक्सप्लेन करना जरूरी है कि आखिर ममता बनर्जी सालों बाद मुख्यमंत्री होने के बाद पहली बार सुबह सुबह क्यों निकली हैं, वो भी वार्ड नंबर 70 पे क्यों आई हैं। दरअसल जो भवानीपुर के 8 वार्ड हैं उनमें से वार्ड 70 जो ऐसा वार्ड है जिसने पिछले कई सालों में बीजेपी को बहुत बढ़त दिलाई है। ये नॉन बंगाली इलाका है, गुजराती, मारवाड़ी, बिहारी, पंजाबी ऐसे लोग यहाँ पर ज्यादा संख्या में हैं और पिछले चुनाव, उससे पहले के चुनाव में भी आपको टोक रही हूँ, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है इंदिरापुरम से, जहां पर खबर आ रहा है एक सोसाइटी में आग लगने की बड़ी खबर आ रही है। गाजियाबाद की ये पॉश सोसाइटी मानी जाती है और यहाँ पर भीषण आग की खबर है। गौर ग्रीन सोसाइटी में यह आग लगने की खबर है
और हमेशा इस तरह के हाई राइजर्स में तिले चपेट में है। हालत ये है अंजना, ये बात कहनी चाहिए आज तक पर कि जितनी ऊंची बिल्डिंग्स बन गई हैं, जो लिफ्ट जो फायर ब्रिगेड है, ना फायर ब्रिगेड्स हैं, उनके पास उसकी आधी ऊंचाई तक की सीढ़ियां नहीं है। भगवान न करे उससे ऊपर आग लग जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और इंदिरापुरम की गौर ग्रीन सोसाइटी में आग की खबर है, भीषण आग बताया जा रहा है कि बिल्डिंग चपेट में आई है और आग की लपटें बड़ी तेज इस वक्त दिखाई दे रही हैं। कुछ ही देर में तस्वीरें भी आएंगी, हम आपको दिखाएंगे, लेकिन दमकल की कई गाड़ियों को भेजा गया है और जो शशि जी बता रहे हैं उनका कहना है कि क्या इस तरह की आग को, ये देखिए एक हिस्से में आग लगने के बाद जो पूरा इलाका है, मतलब जो बिल्डिंग्स हैं, आप समझ रहे हैं कि ऊपर की तरफ जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो फ्लोर्स होते हैं, उनमें आग बहुत तेजी से फैलती है और ये अपने आप में डरावनी खबर है जो इस वक्त आ रही है इंदिरापुरम से। उम्मीद यही रहेगी कि कम से कम नुकसान वहां पर हो, जान माल का ज्यादा नुकसान ना हो। ये वहीं की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं जहां पर आग को बुझाने की कोशिश है और ये देखिए धू कर चलती हुई ये इमारतें आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रही हैं। बस हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं कि जहां ये आग लगी है उसके ऊपर में जितने लोग हैं वो सुरक्षित वहां से निकाल लिए गए हों, क्योंकि बहुत ही भयावह स्थिति दिखाई दे रही है। कई मंजिल तक आग की लपटें बताया जा रहा है कि फैल गई हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, लेकिन 9वीं से 13वीं मंजिल तक बताया जा रहा है, 4 मंजिलों तक ये आग है। 9वीं मंजिल से ऊपर 13वीं मंजिल तक ये आग फैल गई है। काले धुएं का गुबार है, आग की लपटें अभी भी है, आग पूरी तरह से बुझी नहीं है और बस यही प्रार्थना कि वहां पर लोग सुरक्षित बच गए हों और जो लोग 9वीं से 13वीं मंजिल तक हैं उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया हो। सुबह का ये वक्त है, आप समझ ही रहे हैं कि किस तरह से इस वक्त अफरा तफरी मची रहती है। घरों में सब तैयार होकर अपने अपने काम पर निकलने की तैयारी करते हैं और उसी दौरान इस तरह की आग फैल जाना। हिमांशु हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या अब आग बुझी है, मौजूदा स्थिति क्या है और क्या लोगों को सुरक्षित निकाला गया या नहीं? देखिए, अब तक की जो जानकारी अंजना, उसके मुताबिक ज्यादातर लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया था, क्योंकि 8:30 का वक्त हो रहा था। ज्यादातर लोग ऑफिस जाने के लिए घर से निकले थे और तभी उन्होंने 8वें 9वें फ्लोर के पास उन्होंने आग की लपट देखी और उसके बाद फौरन जो गार्ड्स वगैरह थे वो ऊपर की तरफ जाते हैं और आसपास फ्लैट में जितने लोग थे उन सबको बाहर निकाला जाता है। ज्यादातर अब अगर कोई फंसा है कि नहीं, ये बाद में जब सैनिटाइजेशन वर्क होगा तो क्लियर होगा, लेकिन अब तक की जानकारी के मुताबिक कोई अंदर फंसा नहीं था क्योंकि लोगों को निकाल लिया गया था। तकरीबन 8 से 10 फ्लैट पूरी तरीके से जल के राख हो गए हैं। आप देख सकते हैं ऊपर पूरा जो हिस्सा है वो उसमें कुछ भी नहीं बचा है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई यहाँ पर कि जो फायर की गाड़ियां थी वो एकदम बिल्डिंग के पास नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि नीचे जो था वो पार्क और उसकी बाउंड्री वॉल की वजह से जो गाड़ियां थी वो दूर रुकी थी, थोड़े डिस्टेंस पे। अब वहां पर जब हाइड्रोलिक मशीन लगा करके उसके ऊपर से भी पानी जब छोड़ा जा रहा था तो फ्लैटों तक नहीं पहुंच रहा था। यही वजह है कि कुछ ऊपर के 2 फ्लैट है, अभी भी उनमें से जो आग की लपटें हैं वो साफ नजर आ रही हैं कि आग की लपटें अभी भी बाहर है। अब ऐसे में जिनके ये घर है वो बेहद परेशान है, वो एकदम मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द जो उनका घर है जो जिसमें आग लगी है उसको रोका जाए। किन कारणों से आग लगी, कैसे ये आग लगी और क्यों इनको समय रहते बुझाया नहीं जा सका, फायर फाइटिंग जो सिस्टम सोसाइटीज के होते हैं वो कितने कारगर थे, जो एजेंसीज है उनका कहना है कि जब पूरी तरीके से बुझा लिया जाएगा तब इन तमाम चीजों की जो है जांच की जाएगी। अंजना, बिल्कुल, और सभी को इंतजार रहेगा कि बस सुरक्षित लोग निकल जाए, ऐसी खबर आ जाए। लेकिन फिलहाल ये गौर ग्रीन में जो आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ी सोसाइटी है, एक पॉश सोसाइटी वहां की मानी जाती है और यहाँ पर सुबह सुबह आग की खबरें हैं। 9वीं से 13वीं मंजिल जो अभी तक जानकारी है वो हम आपको बता रहे हैं, 9वीं से 13वीं मंजिल तक ये आग है। लपटें इस वक्त भी दिखाई दे रही हैं, काले धुएं का गुबार है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं। लेकिन क्या, जैसा शशि जी भी बता रहे थे कि हाई राइज बिल्डिंग्स बन गई हैं, फायर सेफ्टी नॉर्म्स, क्या फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के पास इतनी सीढ़ियां हैं ऊंची जहां से वो 9वीं 13वीं मंजिल तक पहुंचे? बहुत सारे कंसर्न्स हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं। इन सब के बीच लोगों को वहां से निकाला भी जा रहा है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं हिमांशु,
सभी को इंतजार रहेगा। कुछ लोग स्ट्रेचर पर भी ले जाए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए कई बार सफोकेशन भी हो जाता है जब धुआं फैल जाता है बहुत ज्यादा। सीढ़ियों पर से भी निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सफोकेशन कई लोगों को हो जाता है, और ऐसे में जो बुजुर्ग होंगे, जो बच्चे होंगे, उनके लिए सबसे कठिन परिस्थिति आती है। और क्या जानकारी आप दे सकते हैं हिमांशु? देखिए, अभी जो तमाम कोशिशें हैं वो यही है कि जो फ्लोर है ऊपर का 10वां और 11वां, जहां पे अभी भी लपटें निकल रही हैं, वहां तक किसी तरीके से पानी पहुंचाया जा सके। अभी की कंडीशन ये है अंजना यहाँ पर कि जो बगल का फ्लैट है, बगल के फ्लैट से जो पानी का पाइप है वो छोड़ा जा रहा है, लेकिन वो काफी नहीं है। जिस कंडीशन की, जिस कैटेगरी की ये आग है, वो उससे पूरी तरीके से बुझाया नहीं जा सकता। उसके लिए जरूरी है कि जो फायर की जो पाइप है वो ऊपर तक पहुंचे, और जो हाइड्रोलिक लगा करके, जो क्लियर हमने उसको पूरा कैद किया, हाइड्रोलिक मशीन लगा करके जो फायर की गाड़ी पहुंची थी और वहां तक उसको पानी पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, वो नहीं हो पा रहा था। और यही वजह है कि ऊपर के अभी भी 1 और 2 फ्लोर ऐसे हैं जिनमें से लपटें साफ आग की निकलती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि अब जो अगल बगल के तमाम जो फ्लैट्स हैं उनको खाली करा लिया गया है। तमाम पुलिस के और फायर के अधिकारी मौके पे मौजूद हैं, और एक आशंका, हालांकि जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हमने भी जिन लोगों से बात की, उनका ये कहना था कि किसी के फंसे होने की जानकारी नहीं है, लेकिन अगर किसी के घर में कोई बुजुर्ग या कोई अगर रहता है तो उसकी भी एग्जैक्ट सटीक जानकारी नहीं है। यानी कि जब आग पूरी तरीके से बुझ जाएगी, जब सैनिटाइजेशन का काम जब चलेगा, जब अंदर फायर के अधिकारी पहुंचेंगे, तब कुछ चीजें जो है वो क्लियर होंगी। जानकारी, सबसे बड़ी बात यह कि आग लगी कहां से, ये चीज भी अभी क्लियर नहीं हो पा रही, और यही वजह है कि फायर के तमाम अधिकारी जो है उस पॉइंट 0 को भी तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत आई जो यहाँ पर देखने में कि जो फायर की जो गाड़ियां थी वो बिल्डिंग के ठीक नीचे तक नहीं पहुंच पाई, और ये वजह है कि 8:30 पर जो आग लगी थी, आप देखिए तकरीबन 2 घंटे होने वाले, 1 घंटा 50 मिनट का वक्त हो गया है। लेकिन हिमांशु, आप कह रहे हैं कि 2 घंटे से ये आग लगी हुई है और उसको बुझाया तक नहीं जा सका है अभी तक। इस बीच आपको बताते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लिया है, और कमिश्नर डीएम सबको उन्होंने इस बारे में जानकारी ली है। हिमांशु, बात पूरी कीजिए। 2 घंटे तक इस तरह की भयानक आग बुझा ना पाए, ये बताता है कि फायर सेफ्टी को लेकर और अग्नि शावक जो हमारी गाड़ियां हैं वो कितनी इल इक्विप्ड है। अगर वहां तक पानी पहुंचाने में दिक्कत हो रही है, अगर धार से ऐसे बुझाने की कोशिश हो रही है, तो 13वीं मंजिल तक कहां पहुंचेगी? अंजना देखिए, जहां पर हम मौजूद हैं और जो सामने बिल्डिंग है जिसमें आग लगी है, यहाँ पर दीवार है जो पार्क बन गया है। अब जो सामने आप हाइड्रोलिक मशीन देख रही हैं, हाइड्रोलिक मशीन अब ओपन किया जा रहा है। पहले यही हाइड्रोलिक मशीन थी, इस पे चढ़ करके आग बुझाने की कोशिश की गई थी, पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा था, लेकिन वो दूसरी तरफ से थी, यहीं पर मशीन थी, लेकिन वहां से पानी पूरी तरीके से वो जिस फ्लैट में आग लगी है वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। तमाम कोशिश की जा रही थी, लेकिन पानी वहां पर पहुंच नहीं पाया, तो आग पर काबू आखिर हो कैसे हो। अब बगल में अगल में आप देखिए छोटी मोटी जो पाइपों से पानी छोड़ा जा रहा है, ये आग क्या उस पानी से बुझाया जा सकता है? सवाल ही नहीं उठता। ऐसे में जब ऊपर की तरफ जो आग है वो अभी भी आप देखिए 2 फ्लोर पूरी तरीके से वहां पर एकदम काले वो पड़ चुके हैं, फिर भी अंदर से लपटें साफ नजर आ रही हैं। अब सबकी निगाह जो सामने आप देखिए हाइड्रोलिक मशीन जो अब ये ओपन हो रही है, दोबारा से इसको थोड़ा आगे करके इसको सेट किया जा रहा है ताकि पानी ऊपर तक जो है वो फोर्स से पहुंचाया जाए, क्योंकि जब तक पानी फोर्स से नहीं पहुंचेगा अंजना, तब तक आग नहीं पूरी तरीके से बुझेगी। अब कोशिश है, देखना ये होगा कि इस बार की ये कोशिश कितनी सफल होती है, क्योंकि अगल बगल के पानी जो फेंके जा रहे हैं वो नाकाफी है। हालांकि जो फायर के अफसर हैं, हमने देखा कि वो सीढ़ियों से ऊपर भी पहुंचे हैं, जिस बिल्डिंग में आग लगी है उसमें भी फायर के अधिकारी हमने देखा कि उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की। आपको तमाम जो जितने भी तरीके अपनाए जा सकते हैं वो अपनाने की कोशिश की, लेकिन वहां तक जब गाड़ी नहीं पहुंच पाना, ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। अब हमने कुछ अधिकारी जो आप मौजूद थे, हमने उनसे ये भी जानने की कोशिश की कि जो फायर फाइटिंग सिस्टम होता है, जो सोसाइटी का, जो हाई राइज सोसाइटी होते हैं, उसमें वो कितने कारगर थे। उन्होंने कहा ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जब आग पूरी तरीके से बुझ जाएगा, अभी पहली प्रायोरिटी है आग को बुझाना, आग को फैलने से रोकना, क्योंकि काफी नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। तकरीबन 8 से 10 फ्लैट इस आग की चपेट में अब तक आ चुके हैं। तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी है, इसको पूरी तरीके से बुझा करके उसके बाद
जो तमाम इन्वेस्टिगेशन के पार्ट है, कहां पर लापरवाही रही, क्या दिक्कत रही, और जो ये सामने दीवार बनी हुई है सोसाइटी के सामने, इसकी वजह से गाड़ियां आगे नहीं जा पाई, तो क्या ये सब जो भी चीजें हैं क्या वो नक्शे के अनुसार थी? ये सारी चीजें भी जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो एक एक चीज ये सामने आएंगी, क्योंकि पूरी तरीके से कमियां तभी उजागर हो जब इस तरीके की कोई हादसा होता है तो हर एक कमी तब तलाशी जाती है। बिल्कुल हिमांशु, इस खबर पर आप नजर रखिएगा। जब कोई घटना घटती है उसके बाद से सब नींद से जागते हैं, उम्मीद यही करें कि अभी कम से कम वहां नुकसान हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया हो। इस खबर पर नजर रखिए। 2 घंटे से आग लगी हुई अभी तक बुझी नहीं है, और ये इंदिरापुरम जहां से हमारे सहयोगी मौजूद थे, गॉड ग्रीन अपार्टमेंट्स, जहां पर ये आग की 9वीं मंजिल से 13वीं मंजिल तक अभी भी आग और धुएं का गुबार है। इस खबर पर तो हमारी नजर है ही। इंदिरापुरम में अभी 10 दिन पहले भी झुग्गियों में भी आग लगी थी, जहां 150 झुग्गियां जल गई थी। वहां पे भी करीब करीब सुबह 8-9 बजे आग लगी थी और शाम के 4 बजे 25 फायर ब्रिगेड आने के बाद बुझी थी। तो मतलब इंदिरापुरम में समझिए 15 दिनों के अंदर अंदर ये दूसरी बड़ी आग है। और इस तरह की बड़ी आग के बीच सबसे बड़ा जो चर्चा का विषय होता है वो ये है कि फायर ब्रिगेड वो किस तरह से काम कर रहा है, फायर सेफ्टी के नॉर्म्स माने जा रहे हैं, नहीं माने जा रहे हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन इस बीच एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां पर 142 सीटों पर आज दूसरे दौर की वोटिंग हो रही है। ममता बनर्जी क्या कह रही है, सुनिए। अनुपम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। अनुपम, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ममता बनर्जी की आज भवानीपुर में, बताया जा रहा है, जो कि पहले कभी नहीं होता था। वो ज्यादातर दोपहर बाद निकलती थी, वोट डालती थी, जाती थी। इस बार वो जगह जगह पहुंच रही हैं। आप ही ने बताया कि ऐसी सीट पर वो पहुंची है, बूथ नंबर 70 शायद, जहां पर भारी तादाद में पश्चिम बंगाल के बाहर के लोग, यानी वहां पर राजस्थानी भी रहते हैं, मारवाड़ी भारी तादाद में है, वहां पर गुजराती भी बहुत है, बहुत सारे लोग हैं वहां पर। वो खुद पहुंची है, क्या कह रही है और क्या वजह है इसकी? जी देखिए, ममता बनर्जी ने जी बिल्कुल ममता बनर्जी अभी यहाँ से निकल गई है, वो कॉन्वॉय निकल रहा है उनका। तो यहाँ पर लगभग 1 घंटे तक ममता बनर्जी यहाँ पर बैठी थी। ये पार्टी ऑफिस है, वार्ड 70 है भवानीपुर का, जो खास तौर पर जाना जाता है जो नॉन बंगाली पॉपुलेशन है। जो भवानीपुर का आंकड़ा है 40% बंगाली, 40% नॉन बंगाली और अराउंड 20 to 21% मुस्लिम वोटर्स हैं। तो जो 40% के आसपास नॉन बंगाली हैं, उनमें से बहुत बड़ा तबका ये वार्ड 70 में रहता है। तो इस 70 वार्ड में ही ममता बनर्जी सुबह से घूम रही हैं। फिलहाल वो यहां से निकल गई हैं, अब कहां जा रही हैं वो देखना होगा। लेकिन ये वार्ड ऐसा वार्ड है जहां से बीजेपी को लगातार बढ़त मिलती रही है, और बीजेपी का जो वोट शेयर है इस वार्ड 70 की वजह से ही यहां पर भवानीपुर में पिछले कई सालों में बहुत ऊपर तक आया है। हालांकि ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री की बनने के बाद ये पहला मौका है जब वो सुबह सुबह घर से निकली हैं। इससे पहले तक वो सुबह कभी घर से नहीं निकलती थी और कहीं घूमती भी नहीं थी। सीधे 3 या 4 बजे के आसपास वो मित्र इंस्टीट्यूशन जहां पर उनका वोट होता है वहां पर वोट डालती थी, उसके बाद वापस अपने घर चली जाती थी। लेकिन मुख्यमंत्री से बनने से पहले उनको हमने घूमते देखा था, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद इस तरह घूमते हुए पहली बार देखा जा रहा है। और कुछ देर पहले यहाँ शुभेंदु अधिकारी भी पहुंच गए थे सेंट्रल फोर्सेस के साथ। शुभेंदु ने भी कई तरह के आरोप लगाए। तो ऐसे में एक तरह से ड्रामा, गहमा गहमी सब कुछ भवानीपुर में इस बार देखने को मिल रहा है। और इससे एक बात तो साफ है, संकेत साफ है कि मुकाबला बेहद कड़ा हो रहा है। बिल्कुल, ये संकेत साफ दिख रहा है कि कड़ा मुकाबला, और शायद इसी वजह से ममता बनर्जी इतनी सक्रिय है। वार्ड नंबर 70 पे वो बार बार जा रही हैं। आप लगातार सुबह से 1 सेकंड से पीयूष जुड़ा है हमारे साथ, वो शुभेंदु अधिकारी को ट्रैक कर रहा है। जल्दी से पीयूष बताइए वहां पर क्या हाल है इस वक्त? उसके बाद शशि जी। जी, लगातार जहां जहां शुभेंदु जा रही है अंजना, वहां हम भी पहुंच रहे हैं। और जैसा अनुपम बता रहे थे कि आज पहली बार ऐसा इस चुनाव में देखने को मिल रहा है कि ममता बनर्जी जो है वो जगह जगह जा रही है, अलग अलग बूथ पर जा रही है। और अभी कुछ देर पहले उस जगह पर शुभेंदु अधिकारी भी पहुंच गए थे जहां पर ममता बनर्जी जो पहले से मौजूद थी। और सामने अगर तस्वीरें मेरे सहयोगी जगन्नाथ आपको दिखाते हैं तो आप देख सकते हैं, एक तरफ जहां ममता बनर्जी अलग अलग इलाकों में पहुंच रही है, वहां शुभेंदु भी पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बार एक बड़ा आरोप शुभेंदु अधिकारी की तरफ से लगाया गया अंजना की ममता बनर्जी जो लोगों के बीच में जा रही हैं वो
सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोटर्स को डराने के लिए जा रही हैं। और हिंदू वोटर्स इस बार डरने वाला नहीं है और बीजेपी को वोट कर रहा है। और इस बार तृणमूल कांग्रेस और साथ साथ ममता बनर्जी खुद भवानीपुर से हार रही हैं, इसीलिए उनके अंदर कहीं ना कहीं बेचैनी है। कुछ देर पहले जब ममता बनर्जी एक बिल्डिंग में पहुंची थी, वहां पर शुभेंदु अधिकारी खुद पहुंच गए थे, ये बोलते हुए कि यहां बैठकर गुंडा एलिमेंट्स के साथ ममता बनर्जी यहाँ पे आसपास जो हिंदू रह रहे हैं उनको डराने की कोशिश कर रही हैं, इसीलिए वो खुद वहां पहुंच गए ताकि लोगों के बीच में, खास तौर पर हिंदू वोटर्स के बीच में किसी तरह का डर, आमना सामना करने की पूरी कोशिश की। शुभेंदु अधिकारी ने उसी बिल्डिंग की तरफ एक फ्लोर पर जहां ममता बनर्जी बैठी हुई थी, उससे ऊपर के फ्लोर पर, जिस बिल्डिंग में ममता बनर्जी, उस ऊपर के फ्लोर पर वहां पर जो लोग थे उनको शुभेंदु अधिकारी हाय हेलो करते हुए, उनको हाथ जोड़ते हुए और अपील करते हुए कि बीजेपी के लिए वोट करिए। तो एक माले पर ममता बनर्जी, उसके ऊपर वाले माले पर जो वहां पर लोग हैं उसी बिल्डिंग के, उनसे अपील शुभेंदु अधिकारी कर रहे थे कि डरना नहीं है, वोट करना है, क्योंकि ममता बनर्जी यहाँ पर डराने आई है, हिंदुओं को डराने आई है, हिंदू हमारे साथ है। मैं लौट रही हूँ क्योंकि देखिए बीजेपी यही आरोप लगाती है, ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि सेंट्रल फोर्सेस बीजेपी के लिए काम कर रही है, उनके इशारे पर ऑब्जर्वर्स काम कर रहे हैं। लेकिन शुभेंदु अधिकारी बड़ा आरोप लगाते हुए कि आखिर वार्ड नंबर 70 जहां पर भारी तादाद में वहां पर नॉन बंगाली वोटर्स हैं जो कि अन्य राज्यों से आए हुए हैं, वहां पर ममता बनर्जी जाकर इन वोटर्स को धमका रही है, डरा रही है ताकि वो वोट डालने के लिए ना जाए। वहीं शुभेंदु अधिकारी भी पहुंच जाते हैं, वो कहते हैं कि बीजेपी के लिए वोट डालिए। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और चर्चा इन दोनों ही भवानीपुर की सीट और इस पर करें, आइए आपको दिखा देते हैं। हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज पहुंचे फाल्टा सीट पर। फाल्टा सीट जहां पर आपने देखा कि जहांगीर खान टीएमसी के कैंडिडेट, जिन पर आरोप लगा कि वो लोगों को धमका रहे हैं, जब अजय पाल शर्मा आईपीएस उत्तर प्रदेश के वहां पर पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि अगर किसी ने गड़बड़ की तो मैं उनको सख्ती से सबको बता रहा हूं, अच्छे से सुन लो, मैं आपको इसकी सजा भुगतनी होगी। तो आइए जल्दी से आपको दिखा देते हैं वहां की एक ग्राउंड रिपोर्ट, फिर चर्चा करें। अजय पाल शर्मा इस वक्त देखिए फ्रेम में आपको दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सुपर कॉप जिनको लेकर विवाद हो रहा है, वही अजय पाल शर्मा इस वक्त पैरा फोर्सेस जहां पर डिप्लॉयड हैं, बतौर ऑब्जर्वर पहुंचे हैं और पैरा फोर्सेस के अधिकारियों के साथ उनकी बात हो रही है। अहम बात यह है कि एक तरफ जहां पर ये तस्वीरें आपको देख रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने, यानी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और एआईटीसी की सुप्रीमो ने ये आरोप लगाया है कि बाहर से आए हुए अधिकारी बंगाल में आकर बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पैरा फोर्सेस के साथ आपको अजय पाल शर्मा दिखाई देंगे, उनके अधिकारियों के साथ अजय पाल शर्मा। और डायमंड हार्बर में ये एक स्टेशन बनाया गया है जहां पर सारे पैरा फोर्सेस के जवानों को इकट्ठा किया गया था। बड़ी बड़ी गाड़ियों में पैरा फोर्सेस के जवान यहां से रवाना हुए हैं अलग अलग इलाकों के लिए, शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए। इसी इलाके में आर्मर्ड व्हीकल्स भी पैरा फोर्सेस के मिले हैं, दिख रहे हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहे हैं ताकि चुनाव शांतिपूर्ण हो। लेकिन तस्वीरों में देखिए लगातार अजय पाल शर्मा बातचीत करते हुए पैरा फोर्सेस के अधिकारियों के साथ, एक तरफ जहां वो डायमंड हार्बर में घूमकर चुनाव प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं, फाल्टा में जहांगीर खान जो तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उनके ऊपर जो बयान उन्होंने दिया था उसके बाद सारा विवाद शुरू हुआ था, कंप्लेंट भी फाइल हुई है उनके खिलाफ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको दिखेगा कि वो संभवतः ये सारे डेवलपमेंट जो हुए हैं उससे इतर होकर अपना काम करते हुए आज पोलिंग के दिन भर भी दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए, किसने सोचा था कि एक आईपीएस अधिकारी के इर्द गिर्द आप इतनी लंबी रिपोर्ट देख लेंगे। ये आईपीएस अधिकारी वही हैं अजय पाल शर्मा, उत्तर प्रदेश के, जिनको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है। और बीते दिन उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसके बाद पूरी जंग छिड़ गई, क्योंकि उस जगह के बीडीओ को, फाल्टा के बीडीओ को अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से सस्पेंड किया गया क्योंकि उन पर धमकाने का आरोप था, तो वहीं दूसरी तरफ उनके कुछ वीडियोस, उनके चरित्र को लेकर इधर टीएमसी की तरफ से भी हमला हुआ है। लेकिन इन सब के बीच दो बड़ी बातें हैं जिन पर अब जल्दी से आप सबका रिएक्शन। शशि जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। भवानीपुर सीट, अब भवानीपुर की सीट पर तो तगड़ा मुकाबला है। अगर वार्ड नंबर 70 पर जा गया, बीजेपी कह रही है कि हिंदू वोटर्स को, जो बीजेपी के वोटर्स है उनको डराने के लिए ममता पहुंच गई है वहां, वो कह रही है कि सीएपीएफ जो है वो काम कर रहा है इनके लिए, बीजेपी के लिए। ममता बनर्जी क्या सिर्फ मुसलमानों की लीडर है? एक सवाल ये। दूसरी बात यह कि शायद ममता और अभिषेक की जो ये अति सक्रियता है उसके पीछे एक भय
और पिछड़ जाने की एक आशंका भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता 24 घंटे सड़क पर हैं, उनके कार्यकर्ता सड़क पर हैं। मुझे लगता है हार जाने का भय शायद ममता जी को उतना नहीं होगा जितना कि भय ये होगा कि उनके जो समर्थक हैं कहीं वे हतोत्साहित न हो जाएं, इसलिए वो सड़क पर उतरी हुई है। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, अभिषेक बनर्जी सीनियर मोस्ट लीडर्स में एक है, बल्कि मोस्ट प्रभावी लीडर्स में एक है टीएमसी के, और उन्होंने जिस तरीके की भाषा कल इस्तेमाल की है कि देखते हैं किसका बाप यहाँ बचाने आएगा। उन्होंने कुछ सीटों की उसमें बात भी की है कि इन सीटों पर हम पिछली बार हार गए थे। मुझे लगता है इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल न किया जाए तो अच्छा रहेगा। तो वोटर आए भाई, सबसे अंत में देखिए, जीत वोटर्स की तब होगी जब भारी तादाद में वो निकलते हैं। जीते कोई हारे कोई, इससे मतलब नहीं है। वोटर निकले, यही लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है। तो भवानीपुर से लेकर फाल्टा, ये हम आपको दिखा रहे हैं कहां कहां पर जो हैवी वेट्स इस पर है। शशि पांजा की आपने तस्वीर देखी, ऐसे ही कुणाल घोष को अगर आप देखिए तो वो भी चुनावी मैदान में है। और जो हैवी वेट्स इस बार हैं उनमें हम एक एक करके आपको, कुणाल घोष टीएमसी की तरफ से बेलेघाटा से हैं, ये पूर्व राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, ये चुनावी मैदान में है। अब ये कुणाल घोष की हमने आपको तस्वीर दिखा दी, इनके खिलाफ है विमान बैनर्जी दूसरी सीट पर है। विमान बैनर्जी टीएमसी के ही उम्मीदवार हैं, वो बारुईपुर से हैं। और अब आप देख रहे हैं स्वपन दास गुप्ता बीजेपी के टिकट पर राज बिहारी सीट से वो चुनावी मैदान में है, राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। सुमित्रो चैटर्जी ये बीजेपी की तरफ से नैहाटी सीट पर है। तो ये तमाम लोग, ऐसे ही अगर आप देखिएगा तो मदन मित्रा, ये रत्ना देवनाथ आप देख रहे हैं, वो भी चुनावी मैदान में है बीजेपी के टिकट पर। और ये सभी चेहरे एक एक करके जो हैवी वेट्स हैं उनकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रियंका टिब्रेवाल हमने आपको दिखाया ही, वो अपनी सीट पर बवाल करें। आशुतोष जी, आज बड़ा सवाल यही है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत सिर्फ इस बात में होती है कि लोग वोटर्स निकले, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब किसके लिए कौन काम कर रहा है, किसके लिए कौन रोक रहा है, और धमकी, हिंसा, उन सब से पश्चिम बंगाल उस चक्रव्यूह से निकले। ठीक है, ये तो बिल्कुल जरूरी है कि सब वोटर निकले, लेकिन जो 27 लाख वोटरों का नाम काट दिया गया है उस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। खैर, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। देखिए, ममता बनर्जी के लिए 2 वोटर सबसे महत्वपूर्ण है। जो नहीं करेंगे करिए ना, उसको करने का मतलब नहीं उसका। नहीं, आज सुप्रीम आप कोर्ट भी बोले करनी चाहिए, फिर कह रहे हैं मतलब नहीं है। लिए हुए हैं तो सुप्रीम कोर्ट तय कर रहा होगा उसको। करना है कि नहीं करना है बताइए। राही बासुब रजा की राय पर डिस्कशन करना है कि नहीं। मैं कह रहा हूं राही बासुब रजा ने जिंदगी भर बगावत का झंडा बुलंद किया। अंत में उनके जो आखिरी नज्म है वो है, लगता है बेकार गए हम, लड़ते लड़ते हार गए हम। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं राही बासुब रजा लेकर आऊं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की नजर में सारी चीजें हैं, तो उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा इन 27 लाख लोगों को। हालांकि भले इस चुनाव में के दौरान उनको डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें अगर आप वोट नहीं भी दे पाएंगे तो क्या है, अगली बार आपको दे देंगे। नहीं चल रहा है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ममता बनर्जी के अलावा जो बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती है वो 2। सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि जो महिला वोटर है उसका जो पोलराइजेशन है, जो पिछली बार 50% टीएमसी को मिला और 37% बीजेपी को मिला, और 221 के बाद 2021 के बाद जिस तरीके से कन्याश्री कार्यक्रम हुआ, रूपाश्री कार्यक्रम लागू किया गया, जिस तरीके से लक्ष्मी भंडार कार्यक्रम लागू किया, इसका मतलब महिलाओं को खास तौर पर टारगेट करने की। जब ये कल्याणकारी योजनाएं नहीं थी तब ममता बनर्जी को 2021 में 50% महिलाओं का वोट मिला था। अब तो कल्याणकारी योजनाएं हैं वहां पे, तो अगर इस पे अगर वो कहीं सेंध मार पाई बीजेपी, तब तो बीजेपी के लिए भविष्य है। और अच्छा, अगर पैसे नहीं की है, ताकत की अक्सर चर्चा होती है, तो पैसे की ताकत वाला जो ग्राफिक्स इससे पहले आपने चलाया था वो दिखा दीजिएगा। पैसे की ताकत जरा इस पर भी चर्चा हो ही जाए, क्योंकि देखिए यहां पर जब आप देखेंगे 1 करोड़ से कम, संजय जी, टीएमसी वाले हैं 81, 1 करोड़ से कम रुपए वाले, और 100 मतलब 149 है बीजेपी के, कांग्रेस के 207 है, 141 सीपीएम के। 1 करोड़ से 10 करोड़ वाले कितने हैं, मतलब जिनके पास 10 करोड़ हो। अभी ऊपर चलेगा मामला, अभी तो 50 करोड़ से ऊपर वाले भी हैं उम्मीदवार। लेकिन यहां पर देखिए, और ये हमारा एडीआर की रिपोर्ट है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिपोर्ट जो है, एडीआर की ये रिपोर्ट है। 1 करोड़ से 10 करोड़ वाले किसके पास ज्यादा है? टीएमसी के पास है 180, बीजेपी भी पीछे नहीं है 125। 1 करोड़ से 10 करोड़ वाले, अब 75 और 54 कांग्रेस और उसके।
10 करोड़ से 50 करोड़ वाले कितने हैं? तो टीएमसी में 25 है। सबसे ज्यादा देखिए हर रेंज में पैसे के मामले में टीएमसी के उम्मीदवार हैं। बीजेपी भी पीछे नहीं है बहुत ज्यादा, 7 पीछे है, 18 उम्मीदवार जिनके पास 10 करोड़ से 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है। 50 करोड़ से ऊपर वाले बहवारे लोकतंत्र, 4 टीएमसी के और 1 बीजेपी का भी है, और कांग्रेस और लेफ्ट के 0-0 है इसमें। तो ये नंबर्स भी बहुत कुछ बताते हैं। ये नंबर्स आपको बताते हैं कि अगर आप लोकतंत्र में जिन बातों की सबसे ज्यादा चर्चा होती है, यही कहा जाता है ना कि भाई देखिए आम लोगों की बात होगी, आम लोगों के लिए होगा, लेकिन जब उम्मीदवार होते हैं तो पैसे वाले होते हैं। और अगर आप 81, 181 ये टीएमसी का जोड़ लीजिए तो आप देखिएगा कि ज्यादा सीटों पर ये सारे ही करोड़पति है ना टीएमसी का। तो और 50 करोड़ से ऊपर वाला ये नंबर जो मैं अंडरलाइन कर रही हूं, इसको देख लीजिए, पीले से मैंने अंडरलाइन कर दिया, करोड़। और वैसे ही आप बीजेपी का भी देखिए, 275 तो ऐसे ही आपको दिख रहे हैं, 18 सारे करोड़पति, ऐसे ही आपको हर पार्टी का दिख रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा पैसे के मामले में यहां पर टीएमसी आगे है। जल्दी से संजय जी आपका इस पर एक रिएक्शन, जिसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। उधर से संगीत रागी जी बार बार कुरेद रहे हैं, आशुतोष जी को कह रहे हैं आपकी दुखती रग आ गई। लेकिन उम्मीदवारों का चयन बहुत कुछ बताता है। अरे देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कैटेगरी को सुधारने की जरूरत है। 1 करोड़ की जो कैटेगरी है उसको हटा देने की जरूरत है, क्योंकि 1 करोड़ तो कोई चीज रह नहीं गया। आप एक मामूली सा दिल्ली में किसी भी शहर में एक मामूली सा फ्लैट 1 करोड़ का फ्लैट नहीं है, 5 करोड़ 6 करोड़ का 4 करोड़ का फ्लैट है। तो इस कैटेगरी को सुधारने की जरूरत है, लेकिन चर्चा इस बात पर नहीं हो रही है। चर्चा इस बात पर हो रही है सिर्फ ये है सर कि हम थोड़ा इंसेंसिटिव होकर नेताओं की बात में ही कह रहे करोड़ नहीं, पर आम आदमी के लिए तो आज भी मानना पड़ेगा कि करोड़ रुपया है ना भाई। नेता जो है, और आप बात करते हैं कि भाई हमको उनका प्रतिनिधित्व करना है, लेकिन प्रतिनिधित्व करने के लिए आपको करोड़पति ही मिलते हैं। नहीं, हम ये तो जानते हैं कि जो चीज थियोरी में होती है और जो प्रैक्टिस में है वो बहुत फर्क है। आप नेताओं से पूछें कि आप राजनीति में किस लिए आए हैं, तो उसमें ज्यादातर क्या कहेंगे, जनसेवा के लिए। लेकिन क्या हकीकत ये है? लेकिन जिस बात की चर्चा हो रही है, जो सवाल आपने पूछा, ये जरूर है, पैसा इंपॉर्टेंट है चुनाव मैदान में आने के लिए, चुनाव जीतने के लिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पैसे के दम पर ही आप चुनाव जीत सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। अभी आशुतोष जी ने जो स्कीम्स की बात की, उन्होंने कहा जब ये महिलाओं के लिए स्कीम्स नहीं थे तब तृणमूल कांग्रेस को 211 सीटें आई थी। उसके बाद ये तमाम महिलाओं के लिए वेलफेयर स्कीम्स आई, तो देखिए तृणमूल का ग्राफ कहां जा सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ये जो स्कीम्स हैं आपको बेनिफिट पहुंचाएगा, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पिछले 5 साल में कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी जिससे नाराजगी होगी। तो सिर्फ स्कीम से आप चुनाव नहीं जीत सकते। ये आपराधिक मामले वाला भी हम दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपराधिक मामले कितने पर, ये एक बार फिर से एडीआर की तरफ से रिपोर्ट है, उसमें हम आपको पूरा नंबर दिखा रहे हैं। टीएमसी 111, ये जो ऊपर में नंबर है इसको देख लीजिए। अब इस पर बढ़ चढ़कर आशुतोष जी बोलेंगे। अब बीजेपी 198, किस पे? नहीं देखिए, मैं इस पे जाता हूं। कांग्रेस सीपीएम 94। और ये बताइए कि आज जब 1500 आप जिन महिलाओं को दे रहे हैं 1500 रुपए, उनके प्रतिनिधित्व के लिए आप किसको चुन रहे हैं, ये भी मायने रखता है, न सिर्फ पैसे में बल्कि आपराधिक मामलों में भी। और उस मामले में भी आपको साफ दिख रहा है। संगीत रागी जी आप बोलिए। अंजना जी देखिए, आपने नाम मेरा लिया, अंजना जी पहले बोल चुके हैं। अंजना जी, आपराधिक मामले ये सब, जैसे उन्होंने कहा ना कि 1 करोड़ वाले के आप जिक्र मत कीजिए, वैसे आपराधिक मामलों को आप जिक्र मत किया कीजिए इलेक्शन के अंदर। बीजेपी आगे नहीं, उस कारण से नहीं कह रहा हूँ, हर पार्टियों में ये आपराधिक मामले वाले लोग। और अब ये चेहरे की बात करती थी। सुनो तो सही, देखो सुनो, बीजेपी की तुलना मत करिए। तुम्हारा दुखता रग ये था कि मित्तल और गुप्ता जी वहां राज्यसभा चले गए और तुम पैसे वाले नहीं थे, तुमको नहीं मिला। दूसरी बात, मैं देखिए मेन चीज है क्या, हिंदू पोलराइजेशन होता है। आप सच बोल गए तभी आशुतोष जी हंसने लगे, कुछ अपोज नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये तो कैसे अपोज करेगा भाई? आशुतोष जी बताएंगे आज, देखिए उनको वैसे भी राघव जी भी निकल गए, ये भी निकल गए। पैसा ही फैक्टर था ना। मैं तो बोल ही नहीं रहा। नहीं तो काहे नहीं बोल रहे हैं? पैसा ही फैक्टर था ना कि आपको नहीं मिला राज्यसभा। मैं तो बोलता ही नहीं। देखिए सवाल क्या है, बोलिए ना। मैं बता रहा हूँ। देखो उसी पर बोलो, बाकी मैं बता रहा हूँ। आज की तारीख में दुनिया की सबसे अमीर पार्टी कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी। वो जो पीछे से कैंडिडेट्स को पैसा देती है, उसका भी हिसाब होना चाहिए। आपने कैंडिडेट्स के बारे में तो बातचीत हो गई, पर ये आगे से पैसा दिया जा रहा है उसकी बात कर रहे हैं। नहीं, मैं आगे की बात नहीं कर रहा हूँ।
अंजना जी, पार्टियों के पास- देखिए मैं अंजना जी, शशि जी मैं गंभीरता से कह रहा हूँ, अंजना जी, जिन पार्टियों के अंजना पास जी, आपकी गंभीर तारीफ- मुद्दे पर आशुतोष जी कोई भी रास्ता बंद नहीं करना चाहते हैं, सभी रास्ते खुला अंजना रखना जी, चाहते हैं। अंजना, एक बात- लेकिन हंसते हुए भी अरे पैसे की अंजना जी, बताइए। अंजना बात- बात बोल रहा हूँ ना। सुनिए ना, एक सेकंड, एक मिनट तो बात आप बात तो कर लेने यहाँ पर दीजिए। कितने लोग हैं? आप बात तो कर 5 लेने लोग दीजिए। हैं। 5 लोग में एक ही आदमी है शशि जी जिसको एक पार्टी का अनुभव है। तो भाई पार्टी का अनुभव बताइए हाँ, ना, मैं खेला होता है ना पैसा का, बता रहा हूँ, पैसा की वजह से नहीं मिला ना राज्यसभा। बता रहा हूँ सुनिए, पैसे वाले होते तो मिल सुनने जाता। का सब्र रखिए। हाँ। सवाल क्या है? सब्र अगर आपका सुनिए, अनुभव, सुनिए, कहानी 2014 चलने के बाद से एक नई टेंडेंसी पैदा हुई है कि जिन भी विपक्षी पार्टियों को पैसे दिए जाते हैं, जो पैसे देते हैं उनको टारगेट किया जाता है। अरे भाई और ये कारण है, ये कारण है कि बड़े पैमाने चलिए पश्चिम बंगाल पर एक लाइन से बोल रहा है। देखिए, योजनाओं के आधार पर यदि जीत और हार तय होता तो दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी ने कोई कम अच्छी योजनाएं नहीं थी, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी में भरोसा आया। और दूसरी बात, पोलराइजेशन विल बी द की इन दिस इलेक्शन। यदि हिंदू 64% यदि पोलराइज करके निकलता है, हिंदू 64% यदि हिंदू निकलता है तो भारतीय जनता पार्टी जीत करके। एक सेकंड, मैं इस गरीब मुल्क के विधायकों की बात करना चाहता हूं, क्योंकि आपने भी करोड़पतियों की बात की थी। एडीआर की 2000 पत्रकारों के पास कोई कम पैसा नहीं है सर आज के दिन में। चलिए इस पर भी बात कर लेंगे। पत्रकारों के पास एक सेकंड, इस पर भी ऑन कैमरा कभी बात कर लेंगे, लेकिन इस समय इस मुद्दे पे बात कर लेते हैं। मास्टरों के पास, शिक्षक बेचारा दरिद्र, मास्टरों के पास भी कम पैसा नहीं है। छोड़िए, चलिए आपकी घड़ी तक हम लोग पहुंच जाएंगे, चुप ही रहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। बोलिए शशि जी। देश की 28 विधानसभाओं और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 4092 विधायकों की जो रिपोर्ट की गई, उसमें से 90% से अधिक विधायक करोड़पति हैं। और जो सर्वाधिक पैसे वाला विधायक है, उसकी जो आमदनी है वो 3,300 करोड़ रुपए से ज्यादा है। और सबसे गरीब भी कुल 1700 कुछ रुपए वाले बंगाल में हैं। तो जहां करोड़पति विधायक 90% से ज्यादा, माफी के साथ ये एक वामपंथी सोच है जो किसी को पैसा कमाते हुए नहीं देखना चाहती है। हकीकत क्या कि पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार अगर कोई जिताएगा तो वो हिंदू वोटर है, वो पूरी कोशिश करेगा, लेकिन हिंदू वोटर में जो हिंदू महिला है वो भारतीय जनता पार्टी को उस बहुतायत में वोट नहीं करती। इसलिए देखिए आशुतोष जी, आपके कुछ पुराने फिर लोग निकालेगा क्लिप जिसमें आपने कहा होगा कि पैसे का खेल करते हैं ये नेता, पैसे का खेल करते हैं। आज कह रहे हैं पैसा मैटर नहीं करता है, लेकिन मौसमी हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। फिर पुराना क्लिप निकलेगा, आपका 2 विंडो बनेगा, इसीलिए खुश होते हैं, इसी में खुश होते हैं। हृदय की इच्छा वही है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मौसमी कोथाई लोकप्रिय करना चाहते तो उत्तर 24 परगना महिला वोटर्स के बीच हैं, बात कीजिए, दिखाइए कितना जोश है। और थोड़ी आप लोगों को राहत मिली होगी, जब हम लोग वहां पर थे बहुत भीषण गर्मी थी, उमस थी। मौसमी मौसमी से बात नहीं हो पा रही है, अगर आप उनको बोले। प्रसून जी, आपका रिएक्शन इस पर जल्दी। देखिए अल्टीमेटली इस बार बंगाल में अगर कई फेजेस के चुनाव में ध्रुवीकरण होता है तो जाहिर तौर पर बीजेपी को फायदा होगा, लेकिन क्या जमीन पर यह ध्रुवीकरण आप देख रहे हैं? क्या ममता बनर्जी के खिलाफ, सवाल नंबर 2, क्या ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ इलाकों में एंटी इनकम्बेंसी हावी नहीं है? और तीसरी सबसे बड़ी बात, क्या वो बदलाव इस बार चाहते हैं? नंबर 1, देखिए ध्रुवीकरण तो जरूर हो रहा है। पहले बार जो था उससे ज्यादा ध्रुवीकरण हो रहा है। जैसा हिंदू लोग पहले भी 54% हिंदू भाजपा को वोट दिया था, 2024 में भी, 2021 में भी। और बीजेपी का कोशिश है इसको 60% का ऊपर लेके जाए, और उसी का प्रकार से वो ध्रुवीकरण कर रहा है। और कुछ इलाका में जरूर ध्रुवीकरण हो ही रहा है। ईस्ट मिदनापुर में भी है, कलकत्ता, ग्रेटर कलकत्ता में भी हो रहा है। और उल्टा पक्ष में मुस्लिम का अंदर में थोड़ा गुस्सा भी था ममता बनर्जी का प्रति। जहां भी हो उसको भी अंतिम में, चाहे मालदा हो, चाहे मुर्शिदाबाद हो, चाहे साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना में हो, उधर भी ध्रुवीकरण हो रहा है। ऐसा नहीं है मुसलमान लोग का भी ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। आपका दूसरा सवाल, कई बार ऐसा होता है, प्रसून जी मैं लौट रही हूँ आपके पास, कई बार ऐसा होता है कि जब जो मुस्लिम इलाके हैं वहां पर लंबी लंबी कतारें दिखती हैं तो एक काउंटर कंसोलिडेशन हिंदू वोट्स का होता है। आप भी कह रहे हैं कई जगहों पर मुस्लिम वोट्स का भी ध्रुवीकरण हो रहा है और हिंदू वोटों का भी, लेकिन देखते हैं अभी तो क्या हाल रहता है।